नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर अपनी पैनी नजर बनाए हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी इसमें आपके साथ जुड़ते हैं। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सच्चिदानंद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी, और हमारे सभी दर्शकों और पाठकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है हमारे सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आज बिहार में जो नामांकन, प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि है, सारी जो जिसे कहें कि पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, टिकटें घोषित हो गई हैं। और इस पर क्या जिस प्रकार से टिकटों की घोषणा हुई है उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया चल रही है सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर? मनीष जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं, आप बताएं हमें। टिकटों की घोषणा हो गई है और सारे दल अपने अपने चुनाव प्रचार की ओर बढ़ रहे हैं। नॉमिनेशन का आज पहले चरण का नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और लगभग सभी दलों के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया है। कुछ जगह जहाँ बाकी है वहाँ नॉमिनेशन कर रहे हैं। बिहार में सोशल मीडिया पे प्रतिक्रिया की बात अगर होती है तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण विषय था बक्सर की सीट, जिस पर कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है बक्सर। तो वहाँ उम्मीद था कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी को टिकट मिलेगा, पर आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से किसी और को टिकट दे दिया और कार्यकर्ता को टिकट दे दिया और इस तरह से गुप्तेश्वर पांडे जी के चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई। उन्होंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया उसके बाद कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं और मुझसे पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। जनसेवा के लिए मैं आया हूँ, मैं जनसेवा करता रहूँगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इस तरह का पोस्ट उन्होंने फेसबुक पर किया है। इसके अलावा जेडीयू ने अपने टिकट बंटवारे में लगभग सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है। आप जब जेडीयू के सीटों को देखेंगे, 115 सीटों को, तो उन्होंने लगभग 19 सवर्णों को टिकट दिया है और इसमें से लगभग 10 भूमिहार जाति से हैं और बाकी 7 राजपूत हैं और 2 ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट दिया है। इसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में एक चर्चा और है, जो मंजू वर्मा जो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड में मतलब दोषी थी या फिर जिन पर आरोप लगा था, आरोपित थी, और उनके पति दोनों आरोपित थे, उनको भी टिकट दिया है जेडीयू ने। दूसरी बात आरजेडी के टिकटों की है, तो उन्होंने भी कोशिश की है कि समीकरण साधा जाए, जातिगत समीकरण को साधा जाए। इसके लिए उन्होंने भी कोशिश किया है कि सवर्णों को भी टिकट दिया जाए। हालांकि जेडीयू और राजद में जो बातचीत हुई है उसके माफ कीजिएगा, राजद और कांग्रेस में आपसी बातचीत में तय हो गया है कि सवर्णों को टिकट कांग्रेस कोटे से ज़्यादा मिलेगा और बाकी से ज़्यादा मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण बात है महागठबंधन की। दूसरी बात है वीआईपी की चर्चा हो रही है। वीआईपी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। मुकेश सहनी के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल बैठे थे और देवेंद्र फडणवीस थे, उनके साथ मिलके और वीआईपी ने एनडीए का दामन थामा है। उनको 11 सीटें ऑफर की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 सीटें वीआईपी लड़ेगी, लेकिन वो सीटें कमल चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेगी जैसी खबर आ रही है, क्योंकि वीआईपी की रजिस्ट्रेशन अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी की रैलियों की बात चल रही है कि मोदी जी बिहार चुनाव में रैलियां करेंगे और उनकी रैलियां लगभग 20 से ज़्यादा चुनावी रैलियां बिहार में होंगी। बात लोजपा की कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोजपा में बहुत सारे भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक रहे नेता, अहम रणनीतिकार, सारे लोजपा का दामन थाम के और चुनाव लड़ने के मूड में भी आ गए। बिल्कुल मनीष जी, जो आपने जिस प्रकार का एक चित्र प्रस्तुत किया, रवि जी सबसे पहले टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि बिहार में हम लोग हमेशा से बात करते रहे कि जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर चुनाव होगा, लेकिन देखने में आया जब टिकटों का वितरण होता है
तो राजनीतिक दल उसी पुरानी परिपाटी का परिचय देते हैं। जिस प्रकार से देखने में आया कि जेडीयू ने किस तरीके से अपने टिकटों का वितरण किया है, आरजेडी और कांग्रेस में फैसला ही ये हो गया है कि जो उच्च जातियां हैं उसको जो टिकट देगी कांग्रेस देगी और बाकी सबको समेटेगी आरजेडी। तो ये जो जातीय समीकरण है, क्या आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति के लिए आवश्यक है या कभी इसको तोड़ा भी जा सकता है? रवि जी। देखिए अतुल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार की राजनीति में जातियों का, संप्रदायों का हमेशा से आजादी के बाद से पहले चुनाव से लेकर अभी तक बोलबाला दिखता रहा है। इसकी वजह कहीं ना कहीं बिहार में जो एक सामाजिक चेतना कहें, राजनीतिक चेतना का एक तरह से अभाव रहा और कोई ऐसे नेता सामने नहीं आए करीब 50 साल तक की सियासत में जो ये जातीय समीकरणों का जो एक जाल है इसको काट तोड़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आज की तारीख में भी ये जो विधानसभा चुनाव 2020 हो रहा है पूरी तरह जातीय आधार पर हो रहा है। देखिए 2014 के बाद से देश की पॉलिटिक्स की जो समीकरण है वो थोड़े से टूटने फूटने शुरू हुए और 2014 में हमने देखा कि किस तरह से गठबंधन सरकारों का जो केंद्र में और राज्यों में जो सिलसिला चल पड़ा था वो 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि एक स्पष्ट जनादेश की राजनीति अब देश में होने लगी है। तो कहीं ना कहीं ये मान लेना बिल्कुल सही होगा कि जातीय समीकरण पूरे देश की पॉलिटिक्स में अब सिकुड़ रहे हैं, सिमट रहे हैं। लेकिन चूंकि बिहार में इतने लंबे समय तक जातियों का मकड़जाल सियासत में हमें देखने को मिल रहा है तो बिहार में अचानक एकदम से परिवर्तन हो जाएगा ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बिहार जैसे राज्य में भी अब विकास की बात होने लगी है। चुनावी मुद्दा विकास बनने लगा है। पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चुनावी मसले बनने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद करनी चाहिए कि एक दो चुनाव के बाद बिहार की सियासत भी बाकी देश की सियासत के पैरेलल चलने लगेगी। यही वजह है कि अभी फिलहाल कोई भी गठबंधन, कोई भी पार्टी कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती कि जातीय आधार पर एकदम से जातीय आधार को छोड़ दिया जाए। और यही वजह है कि हमें जो लिस्ट है बिहार की वो ऐसी देखने को मिल रही है जिसकी चर्चा अभी मनीष कर रहे थे। एक चीज और भी है कि पॉलिटिकली हमेशा से चूंकि जातियां यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखती रही हैं तो पॉलिटिकल जो सोच है, पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है, पॉलिटिकल राजनीतिक जागृति जो है वो जाहिर है कि उन जातीय जो नेता हैं उनके आसपास के समाज में और उनमें बहुत ज्यादा है। और यही वजह देखते हैं कि जो सियासी जागरूकता की वजह से भी अगर कोई टिकट किसी को दिया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि कोई जाति विशेष के लोगों को राजनीति में आगे किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि सियासी जागृति जिन तबकों में है जाहिर है कि वही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के ऊपर जो विभिन्न पार्टियां हैं दांव भी लगाएंगी। तो ऐसा अभी लगता है कि जातीय आधार पर टिकट वितरण बिहार में हुआ है इस बार भी। लेकिन इसका अगर हम थोड़ा विश्लेषण करें तो ऐसा नहीं है कि विशुद्ध जातियों के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन हुआ है, या जो बिहार में जो दलित, महादलित, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, पिछड़े, अति पिछड़े उसके आधार पर ही केवल टिकट दिया गया हो, ऐसा नहीं है। अब चूंकि जागृति वहां ज्यादा है तो जाहिर है कि उम्मीदवार भी उन्हीं समूहों से लड़ेंगे जिन समूहों से अक्सर लड़ते आए हैं। एक चीज और अतुल जी मैं कहूं कि इस बार जनता दल यूनाइटेड ने अपने कई सिटिंग एमएलए का टिकट काटा है। इसका मतलब यह हुआ कि जनता दल यूनाइटेड को एंटी इनकम्बेंसी का पूरा आभास है। उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देने का प्रयास किया गया है जिनको बिल्कुल जिताऊ उम्मीदवार माना जा रहा है। और 15 से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड ने नए चेहरों पर भी दांव लगाया है।
तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये जो नए चेहरे हैं ये 10 नवंबर को जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। बिल्कुल, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो अभी पीछे दल बदल चल रहा था, इसमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी एलजेपी में शामिल हुए, एक पूर्व विधायक भी दिखाई दिए शामिल होते हुए, और उम्मीद है कि उनको चुनाव भी लड़ाया जाएगा। और ये जो एक समीकरण बन रहा था कि किस प्रकार से, क्योंकि एलजेपी ने तो अपने को भाजपा से अलग माना ही नहीं है, तो द्विवेदी जी, आपको लगता है कि ये जो कंफ्यूजन है इसका लाभ मिल सकेगा एलजेपी को, या जो हम एक बात कर रहे थे निरंतर की ये एक बहुत ही संतुलित सी चाल है कि जिसमें जनता दल यूनाइटेड से जो वोट बिखर रहा है उसको कहीं और न जाने दिया जाए, एलजेपी को दे दिया जाए, क्योंकि माना यह जाएगा कि ये वोट एनडीए को ही जा रहा है। बिल्कुल अतुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि इस विषय पर जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, जिस तरह से एक एंटी इनकम्बेंसी वोट को समेटने के लिए एक चाल चली गई है, बहुत ही सदी हुई चाल चली है बीजेपी ने एलजेपी के माध्यम से। तो मैं उसको अभी भी मानता हूं कि जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से सीटों की घोषणा हुई है, और जिस तरह से बीजेपी के लोग, मैं बड़ा स्पेसिफिकली बोलूंगा, जिस तरह से बीजेपी के लोग एलजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनको एलजेपी टिकट दे रही है, और खासतौर से सीटें जहां पे कि जेडीयू थोड़ा प्रत्याशी कमजोर है, जहां पे जेडीयू के प्रत्याशी है, वहां पर ये ज्यादा हो रहा है। तो एक सदी हुई चाल है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट को बिखरने ना दिया जाए, और एंटी इनकम्बेंसी वोट को अपने पाले में रखने के लिए, जिससे कि 10 तारीख के बाद जो भी नए समीकरण बनते हैं उसमें जो सीटों की जरूरत पड़ेगी उसको एलजेपी के माध्यम से और पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 15 साल का शासन बिल्कुल एक बहुत लंबा शासन होता है, और इसके साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी आनी स्वाभाविक है। दूसरी चीज अतुल जी, मैं यहाँ पे एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, जो जातिगत राजनीति की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस जातिगत राजनीति की भी चर्चा हुई पूरी सीटों के बारे में, तो बिहार से ना, कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे तब भी वाली बात हुई थी, बिजली सड़क पानी के अलावा और क्या मुद्दा है। तो बिहार में बिजली सड़क पानी के अलावा राजनीति में जाति बहुत बड़ा समीकरण होता है, और ये अभी से नहीं है। मैं 1990 से बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देख रहा हूँ। जब लालू जी आए थे पहली बार, उसमें भूरा बाल को मिटाने की बात करते थे। भूरा बाल मतलब भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को मिटाने की बात करते थे। तो ये जातिगत जो समीकरण है, जातिगत जो ये मुद्दे हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। और इस बार भी इन चुनावों के दौरान भी मैं हर क्लास के लोगों से मिला, हम लोग सड़कों पे भी घूमे और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, जिन्हें आप सो कॉल्ड एलिट क्लास कहते हैं। एलिट क्लास भी अभी जातीय समीकरण से बाहर नहीं है। और जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ है, ये बात रवि जी की बिल्कुल सही है कि इस बार थोड़ी कोशिश जरूर की गई है कि जातिगत समीकरण से ऊपर उठ के कुछ सीटें दूसरी तरफ दी जाए। लेकिन अभी भी बिल्कुल मैं ये बात में जरूर मोहर लगाऊंगा कि अभी भी जो भी राजनीतिक दल है, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो या महागठबंधन जो भी अपना कांग्रेस हो, वो हो, ये जातीय समीकरणों से ऊपर पूरी तरह नहीं उठ पाए हैं। हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो नक्कार खाने में तूती टाइप से है अभी, तो वो लंबी रेस का घोड़ा बन सकती है। आगे देखते हैं क्या होता है। जातिगत समीकरण तो बहुत जरूरी है बिहार के अंदर, इसके बिना यहाँ की राजनीति शायद अभी चलती नहीं दिखाई दे रही अगले 20 साल। जी मनीष जी, कुछ ये स्पष्ट हुआ है पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो लगभग कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही हैं? अपनी खुद तो 2 सीटों पर लड़ी रही है, उसके अलावा दल की कितनी सीटों पर दावेदारी है? जी, पुष्पम प्रिया चौधरी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने घोषणा कर रखा है कि वो 241 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। 241 सीटें पे उम्मीदवार खड़े करेंगी, 2 सीटों पे कुछ चुनाव लड़ेंगी। अब वो बिहार की 243 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। उनकी पार्टी प्रोलल से 243 सीटों पे अपनी कैंडिडेट दे रही है और वहां से चुनाव। लेकिन उनकी कोई सूची अभी दिखाई नहीं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है प्रथम चरण का, और अगर उन्होंने किस प्रकार की सूची को जारी की है, जानकारी है क्या उसके बारे में? जी, पुष्पम प्रिया चौधरी ने पहले चरण के चुनाव के 71 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है, और उस सूची में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सूची में जो लिखा गया है, जाति के स्थान पे उस कैंडिडेट का प्रोफेशन लिखा गया है और धर्म के स्थान पे बिहारी लिखा गया है। तो एक नई तरह की सूची का उन्होंने
मतलब एक जारी किया, एक नई तरह की सूची उन्होंने जारी की है जो बिहार में उम्मीदवार, उनके जो उम्मीदवार हैं 71 सीटों पर, उनका जो प्रोफेशन, और ये तो ठीक है, इस पर हमने कल चर्चा भी की थी, लेकिन किस तरीके के उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, ये भी इस पर भी थोड़ा जानकारी दीजिए। किस तरीके के उम्मीदवार, प्रोफेशनल्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, किस तरीके के? हाँ जी, उनके उम्मीदवारों की बात जहाँ तक है तो अलग अलग क्षेत्रों में जो बिहार में अच्छे काम कर रहे हैं और बिहार में आकर कुछ नया करना चाहते हैं, वैसे लोगों की उनके उम्मीदवारों की सूची में वैसे लोग हैं। जैसे किसी क्षेत्र में किसी ने बाहर से पढ़ाई करके किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया है, या किसी ने नए रोजगार के लिए काम किया है, या किसी ने कोई मीडिया प्रोफेशनल है, या फिर कोई प्रोफेसर है, मतलब इस तरह के लोग जो मतलब एक समय ऐसा भी आया था हमारे देश में जो इस तरह के लोग ऐसे थे जो आई हेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, वैसे लोगों को ज़्यादा उनको ये देकर उनकी सूची को, अपनी सूची में उनको शामिल किया और उनको अपना उम्मीदवार बनाया। जी जी रवि जी, ये जो जिस प्रकार के उम्मीदवारों की बात मनीष जी कर रहे हैं और जो उन्होंने खड़े किए हैं पुष्पम प्रिया चौधरी ने, अगर वो जमीन तक अपने उम्मीदवार की उपलब्धियां, उनकी विशेषताओं को पहुंचाने में कामयाब हुई, मतलब अब प्रचार तंत्र का वो किस प्रकार से उपयोग कर पाती हैं। हालांकि इनके लिए बड़ा आसान चुनाव है क्योंकि इस बार टेक्निकल चुनाव ज्यादा है, आपको बड़ी बड़ी रैलियां करने की अनुमति नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे आपके, हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ जगह पर एक अच्छा समीकरण बन सकता है, खासतौर से युवा अगर वोटर जो हैं, जो कि इस बार अच्छी खासी संख्या में पहली बार वोट डालने जा रहे हैं बिहार में, तो कुछ फर्क पड़ सकता है? क्योंकि एक ट्रेडिशनल नेताओं में और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ और एक अच्छी पॉजिटिव सोच के विकास की बात करते हैं अगर कोई आया है चुनावी रणनीति में। तो देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक फॉर्म अपनी वेबसाइट पे डाला था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो ये फॉर्म भरिए। उस फॉर्म में जो उम्मीदवारों से पूछा गया था कि आपका क्या विजन है, आप क्यों राजनीति में जुड़ना चाहते हैं, राजनीति में अगर आप आते हैं तो आप क्या बिहार में बदलना चाहेंगे, क्या नया करना चाहेंगे, और उसके आधार पर भी कई उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी की जो प्लूरल पार्टी है उसने चुनाव मैदान में उतारे हैं। इस बार तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में कोई दस्तक प्लूरल की कोई मजबूत दस्तक हो पाएगी, लेकिन अगर वे लगातार जमीन पर इसी तरह काम करती रही, वैकल्पिक राजनीति की जगह बनाती हुई वो जरूर दिख रही हैं। और अगर अच्छे उम्मीदवार चुनाव मैदान में आएंगे तो जाहिर है, जैसा कि आपने कहा कि बिहार का जो युवा है, फर्स्ट टाइमर जो है, वो 35 लाख वोटर है, जो 18 साल का है, नया वोटर है, 35 लाख की संख्या है उसकी। तो वो बिल्कुल अगर ये 35 लाख युवा वोटर ठान लें कि बिहार में एक वैकल्पिक राजनीतिक चेहरा प्रस्तुत करना है तो वो प्लूरल हो सकता है। लेकिन इस बार इस विधानसभा चुनाव में कुछ तकनीकी वजहों से, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक प्लूरल्स को कोई अलग से सिंबल चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, तो जाहिर है कि इस बार तो केवल एक शुरुआत है। लेकिन अगले 5 साल इसी तरह अगर पुष्पम प्रिया चौधरी जमीन पर अपनी बात जमीन पर खड़े होकर कहती रही, विकास की बात करती रही, सकारात्मक लोगों को राजनीति में लाने का प्रयास अगर उनका कामयाब रहा, तो अगले विधानसभा चुनाव में जरूर हम देखेंगे कि प्लूरल्स या कोई और नाम जिसके साथ वो राजनीतिक नाम अगर अपना रखती हैं, तो अगले विधानसभा चुनाव में यानी 5 साल बाद यानी 2025 में शायद हम एक नई दस्तक बिहार विधानसभा में गूंजती हुई जरूर देख पाएंगे। और ये विकल्प की राजनीति का अब 7 दशक, आजादी के 7 दशक बाद बहुत जरूरत भी है अतुल जी। नए लोगों को, बहुत सारे जो सक्षम लोग हैं, जो परंपरागत जो सियासत है, परंपरागत जो पार्टियां हैं, उनमें रहकर राजनीति में नहीं आना चाहते, उनके लिए अगर कोई विकल्प बनता है और अच्छे लोग अच्छे विचार के साथ, सकारात्मक विचार के साथ समाज के विकास के, देखिए सड़क, बिजली, पानी
ये विकास के आधारभूत तत्व जरूर होते हैं, लेकिन जब तक सोच में पूरी तरह से सकारात्मकता नहीं आती, बदलाव नहीं आता। देखिए, सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी चीजें हैं, इनके ये तो कोई भी सरकार होगी, धीरे 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 एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब तक सोच में एक पॉजिटिविटी नहीं आती, सोच में सकारात्मकता नहीं आती, तब तक इन जो बुनियादी जो जरूरतें हैं, उनके उपयोग और उपभोग का जो दृष्टिकोण है वो नहीं बदलता है। समाज का विकास बहुत जरूरी है सोच के स्तर पर भी, और सोच के स्तर पर पुष्पम प्रिया चौधरी जो अपनी बात कहने का लगातार प्रयास कर रही हैं, तो उनका मैं फिर कहूंगा कि उनका बिहार की राजनीति में स्वागत होना चाहिए, और एक वैकल्पिक राजनीति का युवाओं को जरूर स्वागत करना चाहिए। लेकिन रवि जी, खैर आप जो कह रहे हैं उस बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, लेकिन हम दिल्ली में ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं। एक परिवर्तन की बात हुई थी, एक क्रांति की बात हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने एक सरकार चुनी थी। लेकिन अब जिस प्रकार से वो सरकार जिस तरीके का कृत्य कर रही है और जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, हालांकि उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है, लेकिन वोट बैंक बनाने की कीमत दिल्ली ने जिस तरीके से चुकाई है, ये भी देखा है हमने। शाहीन बाग भी देखा है, दिल्ली के दंगे भी देखे हैं, कहीं ना कहीं उनके लोगों की संलिप्तता भी दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से उन्होंने इस दिल्ली को बंधक बना के रखा है। तो वोटों की राजनीति, लेकिन सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ एक अच्छी नीयत कैसे कोई बचा रख सकता है, ये देखने का अपने आप में बड़ा विषय होगा। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसहू सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। यानी कि काजल की, यानी कालिक से भरी हुई कोठरी में, किसी कमरे में कितना ही चतुर व्यक्ति, कितना ही सयाना व्यक्ति जाएगा, तो उसके दामन पर एक न एक दाग जरूर लगेगा। ये बहुत पुरानी कहावत है। और एक और पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि जब चावल पकाते हैं हम, तो एक दाना निकाल के देख लिया जाता है कि पूरी हांडी का जो चावल है पक गया है या नहीं पक गया है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में आपने जो दिल्ली का उदाहरण दिया, अरविंद केजरीवाल, तो जरूरी नहीं है कि वो एक चावल पूरी हांडी का संकेत देने वाला हो। यहाँ ये थोड़ा सा मुहावरा मुझे लगता है उलट जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि दिल्ली की राजनीति और बिहार की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां केंद्र की सियासत से भी दिल्ली की अगर अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टी, यानी जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, अगर दिल्ली में उस पार्टी की सरकार नहीं है, तो वहां के जो सियासी संघर्ष हैं वो दूसरे किस्म के हैं, और बिहार के जो सियासी संघर्ष हैं वो बहुत दूसरे किस्म के हैं। ये ठीक बात है कि राजनीति में आना पड़ेगा, अगर कोई आता है तो उन्हीं साजो सामान के साथ आना पड़ेगा। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि जिस तरह नोटा का, आप देखिए, जब से नोटा का प्रावधान चुनाव आयोग ने किया है, नोटा यानी कि हमें किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना है तो हम वो बटन दबाते हैं नोटा का। हम लगातार अगर ध्यान से देखें तो जो राज्य विधानसभाओं में और केंद्र में 2014 के बाद 2019 में जो चुनाव हुए, वहां हम ये देख रहे हैं कि नोटा का नंबर वो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो नोटा दबा रहा है उसको वैकल्पिक राजनीति चाहिए, और उससे दोनों जो पारंपरिक जो सियासी पार्टियां हैं उनमें कोई भी उम्मीदवार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर वैकल्पिक उम्मीदवार अच्छी छवि के, अच्छी सोच वाले, पढ़े लिखे, जो जाति की बात ना करें, जो केवल समाज के उत्थान की बात करें, अगर ऐसा परिवर्तन आता है तो फिर वो स्वागत योग्य है मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल, ऐसा परिवर्तन अगर आता है तो ये स्वागत योग्य है। ये एक अच्छी आशा भरी सोच है और हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी चिंता करने का विषय है, जिसको इसके बारे में सबसे ज्यादा सोचना है, वह है मतदाता को। बिहार के मतदाताओं से हमारा विनम्र अनुरोध है, आप मैं की चिंता मत कीजिए, आप हम की चिंता कीजिए, राज्य की चिंता कीजिए। आपका विकास अपने आप हो जाएगा, क्योंकि राज्य का विकास किसी क्षेत्र का विकास नहीं है, किसी जमीन का विकास नहीं है, वो वहां के नागरिकों का विकास है। तो आप अगर अपनी सोच बड़ी रखेंगे, आप अच्छे उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे और गलत उम्मीदवारों को आप विधानसभा में से जानने से रोकेंगे, तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल जो राजनीतिक दल है वो आपको अपने उम्मीदवार देते समय भी
पर्याप्त चिंतन मनन सोच रखेंगे ताकि वो एक अच्छा नेतृत्व आपको प्रदान कर सके। तो इसलिए जिम्मेदारी आपकी है, वोटर की है, सोच समझ के अपना वोट दीजिए, वोट जरूर दीजिए, ये हमारा आपसे अनुरोध रहेगा। बड़ी खबर में आज की चर्चा बस इतनी ही। रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए धन्यवाद। द्विवेदी जी, आपका भी धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। आप लोग भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें अपनी बात, अपनी राय ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं biharupdate@gmail.com पर। आप हमारा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखिए, biharupdate.com पर माई कैंडिडेट माई चॉइस में जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम लिखना ना भूलें। हो सकता है कि आपका ये 2 मिनट का समय आपकी पसंद के उम्मीदवार को आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल उसको मौका दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।